मैं कहा सर ये इम्यून सिस्टम हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। क्या 3 टाइप की होती है? इम्यून सिस्टम हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। अच्छा, कौन सी 3 टाइप्स की होती है? इनेट, एक मिनट में सर आके उधर ही बताती हूँ, हवा बहुत शोर हो रहा है। चलें चलें, आ जाए आप बात। ओके जी, जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया, फारूक और हादिया, तो बच्चे आप नहीं बोले तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ जी। इम्यून सिस्टम इज a protective defense mechanism in our body which will protect us against the microbes, against the harmful microorganisms, that may be viruses, that may be bacteria, that may be cancerous cells. All these are the basically those agents which can interfere the body system. तुम्हारा जो डिफेंस सिस्टम है वो क्या करेगा, इनको ब्लॉक कर सकता है, इनकी एक्शन को। और इसमें हमारे पास 2 तरह के सेल्स बेसिकली इन्वॉल्व हैं, और 2 तरह की इम्यूनिटीज जो है उसको हम बेसिक, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी का नाम देते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारे पास 2 तरह की इम्यूनिटी आई थी, एक सेलुलर इम्यूनिटी आई थी और एक ह्यूमरल इम्यूनिटी आई थी। सेलुलर इम्यूनिटी इज बेस्ड ऑन द सेल्स, टी सेल्स में इन्वॉल्व होंगे, और जो बी सेल्स जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है उसमें बेसिकली एंटीबॉडी मेडिएटेड है, उसमें एंटीबॉडीज जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। बोथ ऑफ दिस सिस्टम वर्क इन कोलैबोरेशन सो दैट व्हाट विल हैपन, जब वो कोलैबोरेटिव वर्क करते हैं तो दे विल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोकाइंस which are involved in the motivating or activating the immune system. This is very beneficial system in our body, but sometimes it can cause hindrance in our body in different conditions, like in the organ transplantation, when we transplant the different types of you can say that different organs from the donor toward the recipient, like the cardiac transplantation, like the liver transplantation, or like the kidney transplantation. So we have to suppress this immune system so that we can get better benefits. If we could not able to suppress the immune system, then what will happen? Then there can be chances of rejection of the organ which we have transplanted in the recipient. तो हमारे पास क्या होगा कि उसमें रिजेक्शन के चांसेस हो जाएंगे अगर हम इस इम्यून सिस्टम को सुप्रेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ऑर्गन हम ट्रांसप्लांट किया है दैट इज फ्रॉम द अदर ह्यूमन बॉडी, और डेफिनेटली जब वो अदर ह्यूमन बॉडी में से होगा तो आवर बॉडी इम्यून सिस्टम कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज which can destroy, which can cause the antigen antibody reaction, and which can be life threatening. तो उस पर्पस को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, उस जो इम्यून सिस्टम को जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है उसको सप्रेस करते हैं, ताकि हमारी बॉडी जो है वो इस काबिल हो जाए कि वो क्या करे, वो जो हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय आवर बॉडी। अब उसके बाद क्या होगा, जब वो ऑर्गन हमने एक्सेप्ट कर लिया तो डेफिनेटली हम उसको कंटिन्यू रखेंगे इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी को फॉर द लाइफ टाइम, क्योंकि अगर उसको हम यूज नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी, जब हम इम्यून सिस्टम को सुप्रेस नहीं करेंगे, ये फॉर 1 डे भी अगर हम ट्रीट नहीं करते इम्यूनोसप्रेशन डोज को, तब भी हमारे पास रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो but it is very necessary that we should suppress only one system, not both system. अगर हम दोनों सिस्टम हमारे पास मौजूद हैं, सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी को, तो हम किसी एक सिस्टम को सप्रेस करेंगे, या सेलुलर को करेंगे या ह्यूमरल को करेंगे। अगर हम दोनों को कर देते हैं that will result in the dangerous effects, तो हम अवॉइड करेंगे कि हम ऐसे पेशेंट में किसी एक इम्यून सिस्टम को सप्रेस करें, दूसरे को सप्रेस ना करें, so that we can save our body from the action of microbes. जी, यहां तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन आफ्टर लॉ?
तो सर क्लियर है। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, स्लाइड्स को देखते हैं। स्लाइड्स में क्या है, इट इज इम्यूनोसप्रेसेंट, इसकी डेफिनेशन है, जो कि इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कर रहा है, उसको इम्यूनोसप्रेसेंट का नाम देते हैं। क्लिनिकल यूजेस की बात करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ऑटो इम्यून डिजीज में हम इनको यूटिलाइज करते हैं। अब हमारे पास ये बड़ा जरूरी है कि अगर हम इम्यूनोसप्रेसिव रोल को पढ़ें ड्रग्स के, तो वी शुड नो द इम्यूनोलॉजी की। इम्यूनोलॉजी क्या है, डिफरेंट सेल्स जो है वो क्या रोल पढ़ते हैं, क्या करते हैं, कैसे बाइंड करते हैं, क्या चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं। वी शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। रिव्यू ऑफ इम्यून सिस्टम मैं आपको बता चुका हूं, सेल मेडिएटेड और हीमोग्लोबिन के बारे में। सेकंड हमारे पास आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ साइटोकाइंस। क्या होते हैं साइटोकाइंस, को बता सकते हैं, व्हाट आर साइटोकाइंस? जी, साइटोकाइंस क्या होते हैं? Cytokines are small protein molecules which are released when there is an antigen-antibody reaction, and they will cause activation of the immune system. Small proteins होते हैं, particles होते हैं, जो कि other immune cells को activate करते हैं। Yes, so they are signaling molecules. Signaling molecule है, और ये different immune cells को activate कर, जब भी ये release होंगे, ये other immune cells को activate करेंगे। उसके अलावा हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया इम्यूनोफाइलेंस, और फोर्थ आ गया कैल्शियम। ये दोनों रिसेप्टर्स हैं फॉर द बाइंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट। ये जो हमारे पास इम्यूनोफिलिन और कैल्शियम है, ये हमारे पास पाए जाते हैं इम्यून सेल्स के अंदर, और ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर बाइंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं। बीटा सेल्स हैं, बी सेल्स जो हैं, बी सेल्स हमारे पास नॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरोज में, और ये हमारे पास क्या करते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द एंटीबॉडीज। अब नेक्स्ट बात करते हैं टी सेल्स की। टी सेल्स जो हैं, दोज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द थाइमस, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल। टी हेल्पर सेल्स हैं, और TH1 और TH2 का नाम देते हैं। उसके अलावा सब क्लास टी सेल की CD4 और CD8 आ जाती है। CD4 को हेल्पर सेल कहते हैं, और CD8 को सुप्रेसर सेल कहते हैं। उसके अलावा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, जिन्हें हम APC का नाम देते हैं। APC क्या करते हैं हमारे पास, इनमें हमारे पास डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, बीटा लिम्फोसाइट्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, एंटीजन को प्रोसेस करते हैं। जब एंटीजन, जैसे कि मैक्रोफेज को एंटीजन आई, उसको उसने प्रोसेस किया और अपनी आउटर सरफेस पे उसको प्रेजेंट कर दिया। तो ये जो है एंटीजन जो है हमारी बॉडी में आ चुकी है। उसके अलावा क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसे हम सीडीज का नाम देते हैं, जिसमें CD1 और CD2 आ जाते हैं। उसके अलावा मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MSC आ जाता है। इसकी टू टाइप्स हैं, एक को हम MSC1 कहते हैं और एक को हम MSC2 कहते हैं। MSC1 जो है that is present in the all cells of the body, while MSC2 is only present in the immune cells. उसके अलावा साइटोकाइंस की हम बात कर चुके हैं। ये हमारे पास बेसिकली डिफरेंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, which are involved in motivating the immune system, and these are interferons, interleukins and growth stimulating factors. ये इसकी टाइप्स आ गई। What is lymphocyte? A cytokine that is capable of modulating lymphoid cell function, उसको हम lymphocyte का नाम देते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं इमाइनोफिलिन्स। इमाइनोफिलिन्स क्या होते हैं, जिनके साथ जाके डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स जो हैं आके बाइंड करती हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट जो ड्रग्स हैं वो आके बाइंड करती हैं, उन्हें हम इम्यूनोफिलिन्स का नाम देते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम आ गई है, विच इज इंडिकेटिंग द इम्यून सिस्टम, कि हमारे पास जो इम्यून सिस्टम है हाउ इज इट वर्किंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे किसकी, बैक्टीरिया की बात करेंगे। शायद आपको पता हो ऑप्शनाइज बैक्टीरिया और नॉन ऑप्शनाइज बैक्टीरिया, क्या डिफरेंस है दोनों में? ओके, हमारे पास
टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, एक को ऑप्सोनाइज्ड बैक्टीरिया कहते हैं, एक को नॉन ऑप्सोनाइज्ड बैक्टीरिया कहते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? ऑप्सोनाइज्ड और नॉन ऑप्सोनाइज्ड में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑप्सोनाइज्ड एंड नॉन ऑप्सोनाइज्ड? क्या डिफरेंस है, तो बता सकता है? Anybody who can tell? जी, व्हाट इज ऑप्सोनाइज्ड सिस्टम? ये आपको नजर आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ है ऑप्सोनाइज्ड बैक्टीरिया। आप बता सकते हैं ये ऑप्सोनाइज्ड बैक्टीरिया क्या होगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑप्सोनाइज्ड एंड नॉन ऑप्सोनाइज्ड बैक्टीरिया? क्या डिफरेंस होगा दोनों में? जी, कोई कुछ बताना चाहता हूं? ऑप्सोनाइज्ड बैक्टीरिया का मतलब ये होगा जिसके ऊपर हमारे पास कोई कोटिंग हो किसी चीज की, उसको मार्क किया हो। जब उसको मार्क करते हैं तब हमारे पास क्या होता है, ये जाके मैक्रोफेज के ऊपर अटैक करते हैं। बेसिकली ये मार्किंग होती है ऑप्सोनाइज्ड बैक्टीरिया के ऊपर कि इनको ऊपर अटैक करना है इम्यून सेल्स ने। तो आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास ऑप्सोनाइज्ड बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया किसने? मैक्रोफेज ने, और फिर उसको प्रोसेस किया, उसकी ब्रेकडाउन काज की। जब उसकी ब्रेकडाउन हो गई विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैक्रोफेज जो है उसने प्रेजेंट कर दिया किसको? एंटीजन को। और जब उसने प्रेजेंट किया अपनी आउटर सरफेस के ऊपर, तो उसके बाद क्या हुआ? टी लिम्फोसाइट आके बाइंड कर गया उस एंटीजन के साथ। जब ये एंटीजन के साथ बाइंड कर गया, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मैक्रोफेजेस है। मैक्रोफेज ने जो एंटीजन बैक्टीरिया आया था उसको प्रोसेस किया अपनी बॉडी के अंदर, और उसके बाद उसको प्रेजेंट कर दिया ऑन इट्स सरफेस। अपनी सरफेस के ऊपर क्या कर दिया? इसको प्रेजेंट कर दिया। जब इसको प्रेजेंट कर दिया तो उसका नेक्स्ट रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे पास टी हेल्पर सेल है जिसको हम टीएच का नाम दे रहे हैं। वो टीएच हेल्पर सेल के टी लिम्फोसाइट ने आके बाइंड किया विद द एंटीजन, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे पास देयर विल बी रिलीज ऑफ डिफरेंट जिसको हम कहते हैं साइटोकाइंस लाइक IL-1 and IL-2. IL-1 is released from the macrophage, that is also called the antigen presenting cell, and then what will happen? जी, रिलीज हो रहा है, बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा है। अब IL-1 जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मैक्रोफेज का अदर नेम जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको हम कहते हैं। अब क्या होता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से इंटरल्यूकिन 1 रिलीज होता है और टी लिम्फोसाइट से हमारे पास IL-2 रिलीज होता है। अब क्या होता है? अब ये जो IL-2 रिलीज हो रहा है फ्रॉम द टी लिम्फोसाइट, ये क्या करेगा? ये जाके अदर सेल्स को एक्टिवेट करेगा। कौन कौन से हैं? एक TH1 है और एक TH2 है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो एरो इंडिकेट कर रहा है कि IL-2 जाके बाइंड करेगा TH1 के साथ, और यहां IL-2 बाइंड करेगा TH2 के साथ। जब हमारे पास IL-2 बाइंड करेगा TH1 के साथ, टी हेल्पर सेल 1 के साथ बाइंड करेगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? देयर विल बी रिलीज ऑफ IFN गैमा, इंटरफेरॉन गैमा और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF बीटा, ये दोनों रिलीज होंगे। सर ये TH1 है क्या? इट इज अ साइटोकाइन। ओके सर। अब हमारे पास ये जो दोनों रिलीज होंगे ये जाके बाइंड करेंगे विद द एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। जब ये बाइंड करेंगे उसके बाद क्या करेंगे? ये जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होंगे दे विल किल द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे। सेकेंडली हमारे पास जो IFN गैमा है, इंटरफेरॉन गैमा, वो क्या करेगा? वो एक्टिवेटेड नेचुरल किलर सेल्स पे उसका करेगा, एक्टिवेट कर देगा नेचुरल किलर सेल्स को, और वो क्या करेंगे? किल करेंगे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को और ट्यूमर सेल्स को। और उसके अलावा क्या होगा? जो एक्टिवेटेड साइटोटॉक्सिसिटी सेल्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे ड्यू टू रिलीज ऑफ साइटोकाइन।
जब ये भी एक्टिवेट होंगे तो ये क्या करेंगे, किल करेंगे ट्यूमर सेल्स को और वायरस इंफेक्टेड सेल्स को। अब क्या हो रहा है, अब हम बात करते हैं TH2 की। TH2 क्या कर रहा है, TH2 हमारे पास बेसिकली टी हेल्पर सेल 2 है। ये एंटीजन को प्रेजेंट करता है अपनी सरफेस के ऊपर। अब उस प्रेजेंटेड एंटीजन को क्या होता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है विद द हेल्प ऑफ बी सेल। ये जो हमें नजर आ रहा है दैट इज अ बी सेल। जब बी सेल आके बाइंड करेगा विद द TH2 सेल तो हमारे पास क्या होगा, देयर इज अ प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होगा हमारे पास कि मेमोरी बी सेल्स बनेंगे, और जब डिफरेंशिएशन होगी तो हमारे पास प्लाज्मा सेल्स की फॉर्मेशन। प्लाज्मा सेल से क्या बनेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज बनेगी, IgG बनेगी, IgM, IgA और IgD की फॉर्मेशन होगी। तो ये सारा प्रोसेस है दैट इज बीइंग अकरिंग इन द ह्यूमन बॉडी और एनिमल। यस सर। और सर जो प्रोलिफरेशन से मेमोरी बी सेल्स बनेंगे वो फिर फर्दर एंटीबॉडीज की कॉपी बना के रखेंगे ताकि दोबारा जब वायरस अटैक करे तो वो उसके खिलाफ एक्टिव तो हो। जो मेमोरी बी सेल्स हैं वो बेसिकली मेमोराइज कर लेंगे कि ये एंटीजन या ये बैक्टीरिया पहले आया था, और नेक्स्ट टाइम उसके लिए एंटीबॉडीज प्रिपेयर्ड होंगी, जैसे भी आता है उसको फौरी तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ओके जी, यहां तक किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन हो, एनी क्वेश्चन हो? ये सेलुलर इम्यूनिटी है ना? जी जी ये सेलुलर इम्यूनिटी होगी ना? जी, सेलुलर और ह्यूमरल दोनों कंबाइंड हैं। जी। ये जो टी सेल एक्टिवेट हो रहे हैं ये हमारे पास डिफरेंट सेल्स की फॉर्मेशन के सेल को एक्टिवेट कर रहे हैं, जबकि जो TH2 है जब ये बी सेल के साथ मिलता है तो ये एंटीबॉडीज बनाता है, और एंटीबॉडीज बनेगी तो ह्यूमरल इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी। यस। अगर सेल एक्टिवेट होंगे तो हमारे पास सेलुलर। ओके जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी के माइंड में? नो सर। नो। कोई क्वेश्चन? नो सर। क्लियर है? यस सर। किसको खांसी आ रही है भाई? सॉरी सर, मुझे आई। किसको, अमरीन को आ गई है? जी, यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में? आगे मूव करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गई है जी, विजिबल है क्लियरली? जी सर। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है मैक्रोफेजिस की, मैक्रोफेज की स्ट्रक्चर है। ये जो मैक्रोफेज है इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, ये बेसिकली टी सेल और मैक्रोफेज का इंटरेक्शन हम दिखा रहे हैं। ये जो ऊपर नजर आ रहा है ना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इट इज अ मैक्रोफेज, और नीचे हमारे पास टी सेल मौजूद है। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और टी सेल, जैसे कि हमारे पास ये डायग्राम है जो कि हम देख सकते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिसको हम मैक्रोफेज का नाम दे रहे हैं, और टी लिम्फोसाइट, इन दोनों का इंटरेक्शन जो है हम देखते हैं वो कैसे होता है और क्या रिजल्ट निकलता है। उसी डायग्राम को हमने एक ब्रॉड फॉर्म में शो किया है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, एंटीजन को प्रोसेस करेंगे, उसकी ब्रेडोम कास्ट करेंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे ऑन इट्स सरफेस। ये आप देख रहे हैं एंटीजन ये हमारे पास मौजूद है, ये ट्रायंगुलर शेप में मौजूद है। ये बेसिकली प्रेजेंट हो रहा है टुवर्ड द टी सेल्स, और टी सेल के ये रिसेप्टर मौजूद है। ये जो रेड कलर के आपको नजर आ रहा है इट इज ए टी सेल रिसेप्टर, इसके साथ आके इंटरेक्शन होगा एंटीजन का। अब उसके बाद क्या होगा, जब टी सेल जो है रिसेप्टर के साथ एंटीजन आगे बाइंड करेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास कैल्शियम की रिलीज होगी।
ठीक है, कैल्शियम की रिलीज हुई है टी सेल के अंदर, उसका रिजल्ट क्या हुआ, टी सेल ने क्या किया, टी सेल ने क्या किया, एक्टिवेशन की कैल्सिन्यूरन की। ये आपको नजर आ रहा होगा, कैल्सिन्यूरन नजर आ रहा है, ये पॉजिटिव साइन जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि कैल्शियम जो है वो क्या कर रहा है, कैल्सिन्यूरन को एक्टिवेट कर रहा है। जब कैल्सिन्यूरन एक्टिवेट हो जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास इनएक्टिव NF-ATC मौजूद है, जिसके साथ क्या अटैच्ड है, फास्फेट ग्रुप अटैच। ये जब एंटीजन मेरी बात पूरी होने दो। अब इनएक्टिव NF-ATC जो है जिससे फास्फेट ग्रुप अटैच्ड है, उसको कैल्सिन्यूरन जब एक्टिवेट होगा तो वो उसकी डीफॉस्फोरिलेशन करेगा, उससे फास्फेट ग्रुप को रिमूव कर देगा। जब NF-ATC मॉलिक्यूल से फास्फेट ग्रुप रिमूव हुआ तो हमारे पास क्या बना, एक्टिव NF-ATC की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो NF-ATC है वो हमारे पास इनसाइड द न्यूक्लियस सेंटर हो जाएगा। न्यूक्लियस, मेरी बात पूरी होने देता हूं ताकि क्वेश्चन और भी बच्चों के जहन में आ जाए। अब हमारे पास जो एक्टिव NF-ATC है वो न्यूक्लियस में जाएगा और जाके बाइंड करेगा विद द मैसेंजर RNA। NF-ATC associates with other nuclear components leading to activation of gene encoding cytokines। NF-ATC क्या करेगा, बाइंड करेगा न्यूक्लियर कंपोनेंट के साथ और जिसका रिजल्ट क्या होगा, एक्टिवेशन हो जाएगी जीन्स की और एनकोडिंग साइटोकाइंस, और साइटोकाइंस जो है वो एनकोड हो जाएंगे। अब IL-2 के अगेंस्ट जो है क्या हो जाएगा, साइटोकाइन जो है वो एक्टिवेट, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब जो हमारे पास IL-2 बनेगा, इंटरल्यूकिन 2 बनेगा, वो क्या बने, वो बनने के बाद रिलीज होगा न्यूक्लियस से और टूवर्ड द साइटोप्लाज्म जाएगा और साइटोप्लाज्म से वो क्या करेगा, टूवर्ड द आउटर साइड ऑफ टी सेल मूव करता है। ये हमारे पास सारा प्रोसेस हो रहा है जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मैक्रोफेज और टी सेल के दरमियान होगा। जी, क्या क्वेश्चन में कहना था आपका? सर ये क्लास जो है इनएक्टिव NF-ATC से जब ये रिमूव हो जाएगा देन ये हमारे पास एक्टिव NF-ATC में कन्वर्ट होगा। तो उसके बाद क्या होगा हमारे पास? उसके बाद जब एक्टिव NF-ATC बनेगा तो वो एक्टिवेटेड फॉर्म जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाएगी। न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाएगी। जब वो न्यूक्लियस में गई है तो वो जाके बाइंड करेगी मैसेंजर RNA के साथ। शायद आपके ज़हन में हो कि जो प्रोटीन फॉर्मेशन जो है वो मैसेंजर RNA कराता है, राइबोसोमल RNA कराता है और ट्रांसफर RNA मिलके करवाते हैं। एक्टिव NF-ATC नहीं, जब अंदर जाके जब बाइंड करेगा तो बेसिकली IL-2 की प्रोडक्शन करेगा, इंटरल्यूकिन 2 की प्रोडक्शन, जिसे हम साइटोकाइन का नाम देते हैं, उसकी प्रोडक्शन करेगा। अब वो जो साइटोकाइन बन गया है वो न्यूक्लियस से रिलीज होगा, ये आप देख सकते हैं, ये बीड्स फॉर्म में मौजूद है। अब ये IL-2 साइटोप्लाज्म में गया न्यूक्लियस से और फिर साइटोप्लाज्म से मूव आउट कर गया फ्रॉम द टी सेल। जी, यहां तक क्लियर है? जी बच्चों, यहां तक ओके है? कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में? नो सर। नो सर। अब किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि व्हाट इज NF-ATC? इंटरेस्ट नहीं है ना? नहीं, वो ना अगला क्वेश्चन पूछना था। न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल, न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल इज द NF-ATC। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सिस्टम है मैक्रोफेजेस, दैट इज एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल और टी सेल का। हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट ड्रग्स दे रहे हैं जो कि अपने रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेंगे।
हमारे पास एक अमीनो सप्रेसेंट ड्रग है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन। ये आप देख रहे हैं, ये पर्पल कलर का बॉल जो है वो प्रेजेंट है, इसको हम साइक्लोस्पोरिन का नाम देते हैं। ये सेल की आउटर साइड पे प्रेजेंट है, ये टी सेल में एंटर होगा और जाके अपने रेलिवेंट रिसेप्टर का जाके बाइंड कर देगा, जिसे हम नाम देते हैं साइक्लोफिलिन। साइक्लोफिलिन जो है टी सेल के अंदर ही मौजूद है, लेकिन मैंने पहले डिस्कस नहीं किया ताकि आप पहले मैकेनिज्म को समझ लें और कंफ्यूज ना हो। साइक्लोस्पोरिन एक ऐसी ड्रग है जो जाके बाइंड करती है किसके साथ, साइक्लोफिलिन रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड कर देती है, जो कि टी सेल के अंदर मौजूद है। ये आप देख रहे होंगे साइक्लोस्पोरिन बॉल शेप में मौजूद है पर्पल कलर में, और ये एंटर हो रही है इनसाइड द टी सेल, और टी सेल में एंटर होने के साथ बाल क्या करती है, वो बाइंड करती है साइक्लोफिलिन रिसेप्टर के साथ। साइक्लोफिलिन रिसेप्टर क्या करेगा, जब वो एक्टिवेट, जब उसके साथ ड्रग बाइंड करेगी तो वो क्या करेगा, वो कैल्सिन्यूरन को एक्टिवेट नहीं होने देगा। कैल्सिन्यूरन की इनएक्टिवेशन काज करेगा। जब कैल्सिन्यूरन की इनएक्टिवेशन होगी तो क्या होगा, बताएं जरा। कैल्सिन्यूरन को इनहिबिट करेगा, उसको एक्टिवेट नहीं होने देगा। और कैल्सिन्यूरन क्या है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल, किस चीज की रिस्पॉन्सिबल है जी, कैल्सिन्यूरन रिस्पॉन्सिबल है फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव NF-ATC टूवर्ड द एक्टिव MF-ATC। तो डेफिनेटली हमारे पास जो IL-2 की फॉर्मेशन है दैट विल बिकम ब्लॉक्ड, क्योंकि हमने कैल्सिन्यूरन को ब्लॉक कर दिया, और जिसका रिजल्ट क्या हुआ, इनएक्टिव NF-ATC जो है वो एक्टिव NF-ATC में कन्वर्ट नहीं होगा। जब वो कन्वर्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली वो IL-2 की फॉर्मेशन भी नहीं होगी, और इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, सुप्रेस हो जाएगा। एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा। जब एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा तो वो न्यूक्लियस में एंटर नहीं हो सकेगा, क्योंकि न्यूक्लियस में जाएगा तो IL-2 की प्रोडक्शन करेगा। ओके जी, यहां तक क्लियर है। यस सर। मुझे लग रहा है कि बच्चे जैसे ना किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, और मुझे फील हो रहा है कि आप लोग इतने कीन नहीं, मुझे फील हो रहा है कि आप लोग इतने कीन नहीं। वो ये बड़ा टेक्निकल लेक्चर है, लेकिन कोई ना, आप लोग कीन नहीं है इस बारे में। चल आपकी मर्जी जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट बेस्ड ऑन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उस डायग्राम को अपने माइंड में रखें, उसको नेक्स्ट हम उसकी यूटिलाइजेशन करेंगे। बल्कि हम क्लासिफिकेशन को रीड आउट कर ही लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी प्रोलिफरेटिव एजेंट्स हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन अमीनोफाइलेंस, इनको हम सिलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ साइटोकाइन प्रोडक्शन कहते हैं, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं अभी मैकेनिज्म में, जिसे हम कैल्सिन्यूरन इनहिबिटर का नाम देते हैं। ठीक है, जो कैल्सिन्यूरन को इनएक्टिवेट कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, तो वो क्या करेगी, कन्वर्जन जो है वो NF-ATS की नहीं हो सकेगी टुवर्ड द एक्टिवेटेड NF-ATC। इसमें हमारे पास ड्रग आ जाती है, साइक्लोस्पोरिन आ जाती है और टेक्टोलीमस आ जाती है। सेकेंडली हमारे पास आ जाते हैं इनहिबिटर ऑफ साइटोकाइन फंक्शन, फॉर एग्जांपल सेरोलीमस। नंबर थर्ड पे हमारे पास आ जाते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स, जिसमें एजाथायोप्रीन है, माइकोफिनोलेट मॉफिटिल है, और उसके अलावा फोर्थ एजेंट हमारे पास आ जाता है अल्काइलेटिंग एजेंट दैट इंक्लूड द नेम ऑफ ड्रग दैट इज द साइक्लोफॉस्फेमाइड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बी लिम्फोसाइट डिप्लीशन एजेंट्स, जो हमारे पास लिम्फोसाइट को डिप्लीट करते हैं, जिनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ जाते हैं और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स आ जाते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव एंटीबॉडी।
अब अमीनोसप्रेसिव एंटीबॉडीज में हमारे पास दो तरह की एंटीबॉडीज हैं। एक को नाम देते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, जिन्हें हम एंटी लिम्फोसाइट ग्लोबुलिन का नाम देते हैं। बी में हमारे पास आता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जो कि सिलेक्टिव इनहिबिटर है IL-2 के, दैट इज द बेसिलिक्सिमाब और डेक्लिजुमाब। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं अमीनोसप्रेसेंट क्लासेस। दो तरह की क्लासेस हैं ड्रग की जिनको हम क्लासिफाई करते हैं, एक नॉन सिलेक्टिव है और एक सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव का मतलब ऐसी ड्रग होगी जो कि किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के लिए उसकी सिलेक्शन नहीं है, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, प्रेडनिसोलोन है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, एंटी मेटाबोलाइट DNA सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं जिनमें एजाथायोप्रिन आ जाता है और माइकोफिनोलेट मॉफिटेल आ जाता है। उसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जिनमें एंटी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज हैं। सिलेक्टिव कैल्शियम इनहिबिटर जो है उसमें साइक्लोस्पोरिन आ जाती है, टेक्रोलीमस आ जाता है, जिसको हम रेपामाइसिन का नाम देते हैं। उसके अलावा सिलेक्टिव IL-2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का आ जाती है, इसमें बेसिलिक्सिमैब है, डेक्लिजुमैब है और इन्फ्लिक्सिमैब है। नेक्स्ट आ जाते हैं सिलेक्टिव ममेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन mTOR इनहिबिटर, जैसे कि साइरोलिमस। ये बेसिकली हमने डिवाइड किया है टू टाइप्स में इम्यूनोसप्रेसेंट को। एक नॉन सिलेक्टिव होंगे ड्रग जो कि किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड नहीं करेंगी, और जो सिलेक्टिव हैं वो किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेंगे। ओके जी, अब उसी को हमने देख लिया है जो हमारे पास नॉर्मली जो वर्किंग हो रही है उसमें कौन सी ड्रग किस एरिया में जाके अटैक करती है, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास एंटीजन रिकॉग्निशन का। एंटीजन को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कौन से सेल्स हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं एंटीजन को? दोज आर द बीटा सेल्स। बीटा सेल जब आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर इनकी बीटा सेल की क्या होती है, प्रोलिफरेशन होती है, डिवीजन होती है। जब इनकी डिवीजन हो जाएगी तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हमारे पास डिफरेंशिएशन और सिंथेसिस होगा। सबसे पहले एंटीजन को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। कौन रिकॉग्नाइज करता है? बीटा सेल्स करते हैं। जब बीटा सेल इसको रिकॉग्नाइज करेंगे उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्रोलिफरेशन होता है, सेल डिवीजन होती है। बीटा सेल्स जो है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद क्या होगा, उसको हम नाम फिर नेक्स्ट क्या होगा, डिफरेंशिएशन और सिंथेसिस होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब होगा कोई स्पेसिफिक फंक्शन के लिए वो कोई अपना रोल प्ले करेंगे। उसके बाद क्या होगा, टी सेल्स या एंटीबॉडी की फॉर्मेशन होगी। टी सेल्स क्या करेंगे, हमारे पास टी सेल लाजमी बात हम पीछे भी देख चुके हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं विद द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल यानी कि मैक्रोफेजेस। जबकि एंटीबॉडीज क्या करती हैं, एंटीबॉडीज जाके मार्क कर देती हैं बैक्टीरिया को कि इसको एनगल्फ करें मैक्रोफेजेस आके, ठीक है। और उसके अलावा एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है जिसे आपने सुना होगा C1, C2b, C3। ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है दैट विल आल्सो मार्क द बैक्टीरिया और माइक्रोब, उनको मार्क कर देगा कि इनके ऊपर मैक्रोफेजेस ने आके अटैक करना है, ठीक है। अब क्या होगा, इंटरेक्शन होगा और कंप्लीमेंट अटैचमेंट होगी, और उसके बाद क्या होगा, टिश्यू इंजरी होगी, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रोसेस है कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, कौन सेल रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर उनकी डिफरेंशिएशन होती है या सिंथेसिस होती है, फिर टी सेल्स या एंटीबॉडी होते हैं वो उनकी फॉर्मेशन होती है। अब टी सेल्स और एंटीबॉडी इसके बाद क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, और फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आगे बाइंड करता है, और फिर एंटीजन की जो हमारे पास मार्किंग होती है उस एंटीजन को क्या करता है, मैक्रोफेज आके इनगल्फ करता है। ओके जी, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ साइटोकाइन प्रोडक्शन, ड्रग्स एक्टिंग ऑन अमीनोफाइलेंस। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइक्लोस्पोरिन
साइक्लोस्पोरिन की, जो हम ऑलरेडी ड्रग को देख चुके हैं, शायद आपके ज़हन में है कि नहीं, यही वाला फार्मूला कि हम इसको साइक्लोस्पोरिन जब आके बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ तो कैल्सिन्यूरिन को इनएक्टिवेट कर देता है, उसको एक्टिवेट नहीं होगा। जब वो एक्टिवेट नहीं होगा तो इनएक्टिव NF-ATC जो है वो एक्टिवेटेड NF-ATC में कन्वर्ट नहीं होगा और डेफिनेटली वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाएगा और फिर IL-2 की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये बात आपको यहां भी इंडिकेट कर देते हैं। साइक्लोस्पोरिन ड्रग है, साइक्लिक पेप्टाइड फॉर्म फ्रॉम सॉइल इसको ऑब्टेन करते हैं और 1971 में इसको ऑब्टेन किया गया। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, साइक्लोस्पोरिन बाइंड करती है साइक्लोफिलिन के साथ और एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि बाइंड करता है कैल्सिन्यूरिन के साथ और डिक्रीज डीफॉस्फोरिलेशन ऑफ NF-ATC। जो हमारे पास NF-ATC है उसकी डीफॉस्फोरिलेशन नहीं, वो डिक्रीज कर दो। इसका रिजल्ट क्या होगा? डिक्रीज सेंसेस ऑफ IL-2, इंटरल्यूकिन 2 की फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? प्रोलिफरेशन ऑफ T सेल। अब क्या होगा? Thus decrease the level of IL-2, the primary chemical stimulus for increasing the number of T lymphocyte। तो अब क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा लेवल IL-2 का और प्राइमरी केमिकल जो कि स्टिमुलस है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ T lymphocyte। यानी जो IL-2 है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी बाय फॉर्मेशन ऑफ T lymphocytes। लेकिन जब हम IL-2 की फॉर्मेशन को रोक देते हैं तो T सेल जो है उसकी फॉर्मेशन भी कम हो जाती है। ठीक है, ये सिर्फ हमारे पास जो साइक्लोस्पोरिन है, इट विल ओनली सप्रेस द सेल इम्यूनिटी विद नो इफेक्ट ऑन द ह्यूमरल इम्यूनिटी। इट्स मीन इट इज अ बेनिफिशियल ड्रग जो कि सप्रेस कर रही है सेल इम्यूनिटी को और ह्यूमरल इम्यूनिटी को इफेक्ट नहीं करती। जी, यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में? ओके है? चलो जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की। साइक्लोस्पोरिन जो है दैट इज अवेलेबल एज ओरल कैप्सूल और पेरेंटरली इसको हम यूज करते हैं बाय द IV रूट। बायोअवेलेबिलिटी इसकी 20 to 50% है और इसकी एक्सटेंसिव हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होता है बाय साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, ये सेल्स की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये डायग्राम भी हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल यूजेस क्या हैं साइक्लोस्पोरिन की। नंबर 1, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रिवेंटिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कॉम्बिनेशन विद स्टेरॉइड्स एंड इम्यूनोसप्रेसेंट्स। होता क्या है, जो साइक्लोस्पोरिन है इसको हम यूज करते हैं प्रिवेंट करने के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, रिजेक्शन जो है उसको हम प्रिवेंट कर देते हैं। कैसे? इन कॉम्बिनेशन विद स्टेरॉइड्स एंड अदर इम्यूनोसप्रेसेंट्स। स्टेरॉइड के साथ कंबाइन करके और अदर इम्यूनोसप्रेसेंट्स आर इन कॉम्बिनेशन हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं। सेकेंडली, सीवियर एक्टिव रिमोटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस के पेशेंट में हम इसको यूज करते हैं अगर हमारे पास मीथोट्रेक्सेट जो है वो अवेलेबल ना हो। उसके अलावा लोअर डोजेज हैं साइक्लोस्पोरिन दैट इज अबाउट 7.5 मिलीग्राम पर kg पर डे। किसके लिए? फॉर ऑटोइम्यून डिजीज लाइक द यूवाइटिस, रिमोटॉइड आर्थराइटिस और अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस 1। नंबर 3, सोरियासिस और अस्थमा के लिए भी इसको हम यूटिलाइज करते हैं। सोरियासिस होता है, आपने देखा होगा डिफरेंट पेशेंट होते हैं, उनके स्किन को रेड जो है मार्क हो जाते हैं, स्किन रेड मार्किंग आती है फेस पे, आर्म्स पे और नेक पे, तो ये हमारे पास सोरियासिस कहलाता है। ठीक है, और उसके अलावा अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करते हैं साइक्लोस्पोरिन के। इसमें हमारे पास जो साइक्लोस्पोरिन है इसके साइड इफेक्ट जो है ये बड़ी टॉक्सिक है, डोज डिपेंडेंट नेफ्रोटॉक्सिसिटी काज कर सकती है, रिस्क ऑफ रिजेक्शन भी है, हिपेरोटॉक्सिसिटी भी काज करती है, न्यूरोटॉक्सिसिटी भी काज हो सकती है और जैसे कि ट्रेमर और हेलुसिनेशन हो सकती है, इन्फेक्शन काज हो सकती है।
लिम्फोमा और कैंसर काज हो सकता है। हाइपरटेंशन है, हाइपरलिपिडीमिया है, हाइपरकैलीमिया है, डायबिटीज मेलाइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, हिर्सुटिज्म है और गम हाइपरप्लेजिया है। जी यहाँ तक क्लियर है? कोई बात समझ में ना आई हो, कोई क्वेश्चन हो किसी के माइंड में, यू मे आस्क। जी बच्चों, मुझे लगता है सारे ही यहाँ तो स्टडी कर रहे हैं। जो अवेयरनेस फॉर प्रेजेंट क्लासेस थी जो आगे एंटीजन रिकॉग्नाइज से इसी के साथ है, नॉन सेलेक्टिव सेलेक्टिव हमने पढ़ा पेज आगे वो मुख्तलिफ ड्रग्स के बारे में बताया गया, कौन सी ड्रग कहाँ जाके किस सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हैं। जी बच्चे क्लियर है यहाँ तक? तो मेरा ना इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो मेरा तो स्किप हो गया पीछे से साइक्लोस्पोरिन वाला। चलो कोई नहीं, स्किप हो गया तो अल्लाह वारिस है, हम क्या कर सकते हैं। जी नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट ड्रग आ गया टेक्रोलीमस। टेक्रोलीमस जो है इसका सेकंड नेम है FK506। इट इज मोर पोटेंट देन द साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन से ज्यादा इसका इफेक्ट है, इसलिए हम कहते हैं कि टेक्रोलीमस को यूज करें। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं जो कि सिमिलर है साइक्लोस्पोरिन से, और ये भी कैल्सिन्यूरिन एंटागोनिस्ट है, कैल्सिन्यूरिन को भी ब्लॉक करता है ये भी, लेकिन ये बाइंड करता है किसी और रिसेप्टर के साथ, जैसे कि लिखा है बाइंड इट बाइंड टू डिफरेंट अमीनोफाइलिन जिसका नाम है FKBP। ठीक है, ये कैल्सिन्यूरिन के साथ बाइंड नहीं करता, ये FKB के साथ बाइंड करता है। ये आपको डायग्राम दिखाते हैं जी, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक रिसेप्टर मौजूद है जिसका नाम है FK बाइंडिंग प्रोटीन। FK बाइंडिंग प्रोटीन के साथ हमारे पास कौन सी ड्रग मिलेगी आगे? टेक्रोलीमस आके बाइंड करेगी। जब ये बाइंड करेगी तो मैकेनिज्म सेम है जैसा कि साइक्लोस्पोरिन का, ये कैल्सिन्यूरिन की इनएक्टिवेट कर देगी। जब कैल्सिन्यूरिन इनएक्टिवेट हो जाएगा, देयर विल बी नो कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव NF-ATC toward the active NF-ATC। ओके जी, और इसका फार्माकोकाइनेटिक्स जो है दैट इज आल्सो रिजेम्बलेंस विद दैट ऑफ साइक्लोस्पोरिन। साइड इफेक्ट्स जो है वो डिफरेंट है साइक्लोस्पोरिन से, दैट इज टेक हैज नो हिर्सुटिज्म और गम हाइपरप्लेजिया बट मे शो मोर हाइपरग्लाइसीमिया देन द साइक्लोस्पोरिन। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन से डिफर करता है। कैसे डिफर करता है कि टेक्रोलीमस जो है वो हिर्सुटिज्म का इफेक्ट शो नहीं करता, ना ही हमारे पास गम हाइपरप्लेजिया होता है, और हाइपरग्लाइसीमिया काज कर सकता है मोर देन द साइक्लोस्पोरिन। उसके अलावा इट इज लाइक साइक्लोस्पोरिन could lead to nephrotoxicity and hyperglycemia, दोनों काज कर सकते हैं, नेफ्रोटॉक्सिटी और हाइपरग्लाइसीमिया काज कर सकता है, और मोर हाइपरग्लाइसीमिया देन द साइक्लोस्पोरिन एंड हाइपरलिपिडीमिया। ओके जी, यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में? जी बच्चों, इज इट ओके? यस सर। चलो जी, प्रेफरेंस जो है प्रेफर्ड ओवर साइक्लोस्पोरिन। क्यों इसे हम प्रेफर करते हैं? क्योंकि मोर पोटेंसी है, 50 to 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन द साइक्लोस्पोरिन, यानी साइक्लोस्पोरिन से ज्यादा इसकी एफिकेसी है। रिजेक्शन रेट इसका कम है, और लोअर डोज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं लोअर साइड इफेक्ट के साथ। बेटर फर्स्ट चॉइस फॉर ह्यूमन। सीवियर रिफ्रैक्टिव एटोपिक डर्माटाइटिस काज हो सकता है। लोकल एप्लीकेशन ऑफ ऑइंटमेंट हम करते हैं,
और ऑइंटमेंट जो है दैट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सोरियासिस। ये बच्चों यहां तक क्लियर है जी? पर सिवियर एटोपिक डर्मेटाइटिस में इसको यूज करते हैं या ये कॉज करता है? क्या मतलब? टेक्रोलीमस जो हम यूज करते हैं ये सिवियर रिफ्रैक्टरी एटोपिक डर्मेटाइटिस कॉज करवाता है या इसको क्योर करता है? क्योर करता है ना, क्योंकि हम क्लिनिकल यूज पढ़ रहे हैं। ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं समझ आ रही है? यहां तक क्लियर है? जी सर। जी सर। किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक? नो सर। किसके साथ यूज होता है? क्या कह रही है? जो लोअर डोजेस ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड है ये किसके साथ यूज होता है? क्या लिखा हुआ? ये लास्ट लाइन लिखा है जो आपने लास्ट में स्लाइड दिखाई थी ना, इसमें जिसमें हमने ये प्रेफर पढ़े थे कि किस वजह से प्रेफर करते हैं मोर पोटेंशियल के 200 टाइम्स। ये वाला इससे अगले डोजेस ये वाला ग्लूकोकार्टिकॉइड की लेस अमाउंट यूज की जाती है, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट भी कम होते हैं। सीवियर रिफ्रैक्टिव एटोपिक डर्माटाइटिस में यूज करते हैं, लोकल एप्लीकेशन ऑफ एन ऑइंटमेंट यूज करते हैं, और एन ऑइंटमेंट फॉर सोरियासिस भी इसको यूज कर सकते हैं। जी यहां तक क्लियर है? ओके जी, मेरा ख्याल है